हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज के वीडियो एनईपी के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में। और जो टाइम पीरियड रहने वाला है वो 1700 से 1857 तक का टाइम पीरियड रहने वाला है। तो इस सब्जेक्ट के अंदर बेसिकली हमें यही समझना है कि 1700 से 1857 के बीच कौन कौन सी घटनाएं घटी। बेसिकली हमें इन्हीं चीज़ों को डिटेल में समझना है। और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपके एग्जाम में वही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की ये वीडियो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही कंटेंट को प्रोवाइड करने वाला हूँ। एंड एज यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो सेम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लेटेस्ट सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिलेबस के अंदर टोटल आपको 5 यूनिट्स को पढ़ना है। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर बेसिकली आपको यही पढ़ना है कि 18वीं शताब्दी में यानी 18th सेंचुरी में भारत का बैकग्राउंड कैसा था, और इसके अलावा इस टाइम पीरियड में क्या क्या घटनाएं घटी। मतलब यूनिट फर्स्ट के अंदर बेसिकली हमें यही समझना है कि 18th सेंचुरी में भारत की सिचुएशन कैसी थी और किस तरीके से अंग्रेज भारत में आए और भारत पर कब्जा किया। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं यूनिट सेकंड के बारे में। तो यूनिट सेकंड के अंदर बेसिकली हमें समझना है कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने पूरे भारत पर कब्जा किया और अपना एक्सपेंशन किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिसके अंदर हम जानेंगे कि ब्रिटिश राज की क्या विचारधाराएं थी, क्या रणनीतियां थी, उनकी क्या पॉलिसी थी, जिनके थ्रू उन्होंने पूरे भारत पर अपना कब्जा किया था। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं यूनिट थर्ड के बारे में। तो यूनिट थर्ड के अंदर बेसिकली हमें यही समझना है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान, मतलब जब ब्रिटिशर्स का भारत पर कब्जा था, तो उस टाइम पीरियड के दौरान ब्रिटिशर्स ने कौन से लैंड रेवेन्यू सिस्टम को अपनाया था, यानी टैक्स को कलेक्ट करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज को अपनाया था। इसके साथ ही हमें यह भी समझना है कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर को व्यापार का हिस्सा बना दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई थी और उसे विदेशों में बेचते थे। तो कुछ इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर को व्यापार का हिस्सा बना दिया था। तो इसके अलावा इस यूनिट के अंदर हमें ये भी समझना है कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारत से जितने भी जो रिसोर्सेज थे, जो संसाधन थे, वो इंग्लैंड लेके गए, जिसकी वजह से इंग्लैंड में तो विकास हुआ, इंग्लैंड में तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, औद्योगिकरण हुआ, लेकिन इसकी वजह से जो भारत के संसाधन थे उनका अत्यधिक दोहन हुआ, जिसकी वजह से भारत का जो विकास है वो रुक गया, यानी भारत का विऔद्योगिकरण हो गया। तो आखिर इसके क्या क्या रीजंस थे, इन सभी चीज़ों को हमें इस यूनिट के अंदर समझना है। तो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4। तो यूनिट 4 के अंदर बेसिकली हमें सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट के बारे में समझना है, मतलब सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में समझना है। इसके अलावा इस यूनिट के अंदर हमें स्वदेशी और आधुनिक शिक्षा को अच्छे से समझना है, मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो भारत में गुरुकुल सिस्टम था उसे समझना है। और इसके अलावा जब ब्रिटिशर्स ने भारत में आए और उन्होंने जो एजुकेशन में चेंजेस किया, उन सारी चीज़ों को डिटेल में समझना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूनिट की तरफ। तो यूनिट 5 के अंदर बेसिकली हमें 1857 के विद्रोह को समझना है कि आखिर 1857 के विद्रोह के क्या क्या कारण थे, क्या रीजन थे और उसके क्या रिजल्ट निकले, उसके क्या परिणाम थे, इसको समझना है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपका पेपर होता है, टोटल 90 नंबर का पेपर होता है। इसमें आपको 3 घंटे दिए जाते हैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, जिसमें टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना होता है और हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का होता है। और आप अपने आंसर्स को या तो हिंदी में लिख सकते हो या फिर इंग्लिश में लिख सकते हो, किसी भी एक मीडियम में आपको अपना पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना होता है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बीरे स्टडी पॉइंट, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर के बारे में। तो यूनिट फर्स्ट है 18वीं शताब्दी में भारत, पृष्ठभूमि और विमर्श। तो मैं आपको बता दूं कि यूनिट फर्स्ट के अंदर बेसिकली हमें यही समझना है कि 18th सेंचुरी में भारत की क्या सिचुएशन थी और किस तरीके से ब्रिटिशर्स भारत में एंटर करते हैं और अपना कब्जा करते हैं भारत के अंदर।
तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिट फर्स्ट से। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि 18th सेंचुरी में भारत की क्या सिचुएशन थी, इसके बारे में बताइए। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पर भारत में काफी सारे चेंजेस भी हुए थे, तो उसी के बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 18वीं सदी की प्रकृति की चर्चा कीजिए। क्या ये एक निरंतरता का काल था, यानी क्या ये परिवर्तन का युग था, इसको बताइए। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन देंगे जिसमें हम बताएंगे कि 18th सेंचुरी में इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही अनस्टेबल और चेंजिंग थी, इसीलिए कई हिस्टोरियंस ने इसे परिवर्तन का युग भी कहा है। इस टाइम पर मुगल एम्पायर धीरे धीरे कमजोर होने लगा था, मतलब मुगलों की सेंट्रल पावर कमजोर हो गई थी और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कमजोर हो गया था। और इसके अलावा प्रांतों में नवाब और राज्यपाल स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे और मुगल कंट्रोल लगभग खत्म हो गया। तो ये तो हमने इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन समझा था। तो चलिए इसके बाद अब हम समझते हैं 18th सेंचुरी में भारत की पॉलिटिकल सिचुएशन के मेन फीचर्स के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर कमजोर हो गया था, मतलब 1707 में अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल एम्पायर धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। और तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1707 में अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल एम्पायर धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। औरंगजेब के बाद आए शासकों ने साम्राज्य को नहीं संभाल सके, जिसकी वजह से केंद्र सत्ता में गिरावट आई, एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर पड़ गया, प्रांतों में नवाब और राज्यपाल स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे, जिसकी वजह से क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। मतलब मुगल सत्ता कमजोर होने से राजपूत, मराठा, सिख और नवाबों जैसी स्थानीय शक्तियां उभरी और बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसे नवाब क्षेत्रों के शासक अपने एरियाज में स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। इस टाइम कई छोटे छोटे राज्य और रियासतें अस्तित्व में आई और इसी टाइम पर मराठों का उदय भी हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 18th सेंचुरी में मराठा एम्पायर इंडिया की सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर बन गया। और तो और मराठा साम्राज्य ने नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में मुगल सत्ता की कमजोरी का फायदा उठाया। इसके अलावा मराठों ने कई क्षेत्रों पर कंट्रोल और टैक्स कलेक्शन सिस्टम एस्टेब्लिश किया। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि 18th सेंचुरी में सिख साम्राज्य का भी गठन हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि मुगल साम्राज्य के कमजोर होने पर पंजाब में सिखों ने अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया और सिख साम्राज्य एक सुदृढ़ क्षेत्रीय शक्ति बन गया। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि 18th सेंचुरी में यूरोपियन पावर्स ने अपना काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस किया। मतलब 18th सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी और डच ट्रेडिंग कंपनीज ने इंडिया में पॉलिटिकल पावर हासिल करना शुरू किया। कंपनियों ने स्थानीय शासकों के साथ संधियां कर पॉलिटिकल मैटर्स में अपना इंटरफेरेंस शुरू कर दिया। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि 18th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा वॉर्स भी हुए थे, काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई थी, जिसकी वजह से राजनीतिक अस्थिरता जैसी प्रॉब्लम सामने आई। तो मैं आपको बता दूं कि मुगल साम्राज्य के कमज़ोर होने और क्षेत्रीय शक्तियों के उभरने से लगातार वॉर और कन्फ्लिक्ट होते रहे। 18th सेंचुरी में मराठा, सिख, नवाब और यूरोपीय कंपनियों के बीच सत्ता की लड़ाई आम बात हो गई। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं 18th सेंचुरी में आर्थिक और प्रशासनिक प्रभाव के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि लगातार युद्ध और अस्थिरता की वजह से इकोनॉमी कमजोर हुई, किसानों पर टैक्स का जो बर्डन है वो बढ़ गया और इसके अलावा सामाजिक असमानता और गरीबी भी बढ़ी। तो इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि 18th सेंचुरी में अंग्रेजों ने पॉलिटिक्स में अपना काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस किया। मैं आपको बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले व्यापार और फिर राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू किया। बंगाल, मद्रास और बम्बई में उनकी शक्ति बढ़ी और उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना कंट्रोल शुरू किया। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 18th सेंचुरी भारत के इतिहास में परिवर्तन का युग था, जिसमें मुगल सत्ता का पतन और नई क्षेत्रीय और विदेशी शक्तियों का उदय हुआ। तो इससे पहले हमने समझा कि 18th सेंचुरी यानी 18वीं शताब्दी में इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, जिसके अंदर हमने ये समझा था कि मुगल एम्पायर यानी मुगल साम्राज्य के अंत के बाद कैसे छोटे छोटे साम्राज्य उभरकर सामने आए, जैसे मराठा, सिख और बंगाल के नवाब। तो इसके बाद अब हम समझेंगे कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर कब्जा किया और किस तरीके से पूरे भारत पर कब्जा किया।
तो इस यूनिट से जो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए अभी तक। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि बंगाल के नवाबों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष क्यों हुआ, यानी क्या रीजंस थे, इसके बारे में आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच संघर्ष के क्या कारण थे, इसके ऊपर चर्चा कीजिए, इसके ऊपर बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमें यही समझना है कि व्यापार करने आई ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरीके से पहले बंगाल को जीता और धीरे धीरे पूरे भारत में अपना कब्जा फैलाया। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला युद्ध होता है वो बंगाल के साथ होता है, और बंगाल की जीत के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे एक एक करके पूरे भारत पर अपना कब्जा जमाती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 18वीं सेंचुरी यानी 18वीं शताब्दी के मध्य में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि उस टाइम अंग्रेज भारत में सिर्फ ट्रेड यानी व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने राजनीति यानी पॉलिटिक और सत्ता में दखल देना शुरू किया। बंगाल उस टाइम पर इंडिया का सबसे समृद्ध प्रांत था, इसीलिए कंपनी वहां अपना प्रभाव अच्छी तरीके से बढ़ाना चाहती थी। इसी वजह से नवाबों और कंपनी के बीच टकराव और संघर्ष शुरू हुआ, कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच आखिर संघर्ष के क्या कारण थे, ऐसे कौन से रीजन थे जिनकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच लड़ाई हुई, संघर्ष हुआ। तो इसकी शुरुआत तब होती है जब ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 1717 में दस्तक नामक स्पेशल राइट दिया था, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में बिना टैक्स दिए व्यापार करने की परमिशन मिल गई थी। लेकिन बाकी नवाबों को ये अनुचित लगा, अन्यायपूर्ण लगा, गलत लगा, क्योंकि बाकी सभी इंडियन ट्रेडर्स टैक्स देते थे लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स नहीं देती थी, जिसकी वजह से बंगाल के नवाबों की इनकम कम होने लगी और लोकल ट्रेडर्स को लॉस हो रहा था। और इसी असमान नीति ने नवाबों और कंपनी के बीच एक गहरा तनाव पैदा कर दिया था। तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का असली काम व्यापार करना था, लेकिन उसने बंगाल की राजनीति में दखल देना शुरू किया। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी बंगाल के नवाबों के दरबार में षड्यंत्र रचने लगे, जिसकी वजह से बंगाल के नवाबों को ये लगने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी उनका आंतरिक प्रशासन कमजोर करने की साजिश कर रही है और नवाबों के अधिकार और स्वतंत्रता छीनना चाहती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच संघर्ष का जो अगला रीजन था वो था सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच निजी टकराव। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें तुरंत नवाब के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला के विरोधियों जैसे मीर जाफर और जगत सेठ का साथ दिया। इसकी वजह से सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच व्यक्तिगत दुश्मनी बढ़ गई, जो कि आगे चलकर 1757 में प्लासी के युद्ध में बदल गई। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच संघर्ष का जो अगला रीजन था वो था किलेबंदी और सैनिक गतिविधियां। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम जैसे किलों पर अपनी किलेबंदी को मजबूत करना शुरू किया। नवाब सिराजुद्दौला को यह लगने लगा कि अंग्रेज एक स्वतंत्र सत्ता बना रहे हैं और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने इसे अपनी संप्रभुता के लिए खतरा माना और उन्होंने कंपनी को एक नई किलेबंदी करने से रोका और पुरानी किलेबंदी को हटाने के लिए आदेश दिया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे इनकार कर दिया। इससे दोनों के बीच टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच संघर्ष का जो अगला रीजन था वो था नवाबों की सत्ता को चुनौती। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के ऑर्डर्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स नहीं देती थी और व्यापारिक नियमों को तोड़ती थी। इससे नवाब की शक्ति और प्रतिष्ठा कमजोर पड़ने लगी और उनका शासन असुरक्षित होने लगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच संघर्ष का जो अगला रीजन था वो था भ्रष्टाचार और कंपनी के अधिकारियों की स्वार्थी नीतियां। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कई अधिकारी अपने निजी लाभ के लिए बंगाल के प्रशासन में दखल देने लगे। वो स्थानीय दरबारियों, व्यापारियों और यहाँ तक कि सैनिकों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में करने लगे। इससे सिराजुद्दौला का दरबार करप्शन से भर गया और आपसी अविश्वास बढ़ता गया। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच संघर्ष का जो अगला रीजन था वो था आर्थिक शोषण। तो मैं आपको बता दूं कि
सिराजुद्दौला बंगाल की आर्थिक अर्थव्यवस्था को संतुलित करना चाहते थे, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद सिर्फ अपने व्यापारिक मुनाफे को बढ़ाना था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के स्थानीय संसाधनों का दोहन किया, यानी ओवर यूज किया, और भारतीय व्यापारियों को पीछे ढकेल दिया। इसकी वजह से बंगाल की अर्थव्यवस्था अस्थिर हो गई और सिराजुद्दौला का जो गुस्सा था वो और भी ज्यादा बढ़ गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच संघर्ष का जो अगला रीजन था वो था स्थानीय व्यापारियों और जनता की असंतोष। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार यानी मोनोपोली से भारतीय व्यापारी और यहाँ तक कि आम जनता दोनों ही नाराज थे। सिराजुद्दौला का यह डर था कि ये असंतोष उनके शासन के खिलाफ जा सकता है, और इसी रीजन की वजह से सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पर कंट्रोल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच कन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा बढ़ गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच संघर्ष का जो अगला रीजन था वो था सैन्य असमानता। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपनी के पास प्रशिक्षित यूरोपियन सैनिक, आधुनिक हथियार और संसाधन थे, जबकि नवाबों की सेना पारंपरिक थी। इस शक्ति असमानता से ईस्ट इंडिया कंपनी आत्मविश्वासी हो गई और धीरे धीरे एग्रेसिव बिहेवियर अपनाने लगी, और इससे सिराजुद्दौला को यह लगने लगा कि अंग्रेज धीरे धीरे सेना पर कब्जा कर सकते हैं। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच संघर्ष का जो अगला रीजन था वो था प्लासी का युद्ध और उसका परिणाम। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच संघर्ष के इन सभी कारणों की वजह से 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, और 1757 में हुए प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा और मीर जाफर को नया नवाब बनाया गया, जो कि कंपनी का कठपुतली शासक बन गया था। इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजी शासन की नींव रख दी। तो चलिए बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच संघर्ष सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि राजनीति और सत्ता की लड़ाई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस बुक के सभी यूनिट्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर के साथ आपको हमारे इस पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे, और पीडीएफ का लिंक मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां से पीडीएफ नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करते हो, सबसे पहले यहाँ पर आपको शो होगा सिलेबस। और मैं आपको बता दूं कि जो नोट्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हो, सिलेबस के बाद यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड किया है क्वेश्चन पेपर, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट करते हैं कि कितने नंबर का पेपर आता है, हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और हमें कितना टाइम दिया जाता है क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। दैट्स वाई मैंने आपको क्वेश्चन पेपर ही प्रोवाइड किया है, जिससे कि आपको एक आइडिया हो सके कि किस तरीके से आपको अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना होता है। और जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर यूनिट बाय यूनिट हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर के साथ आपको मिलने वाले हैं। और आपके एग्जाम में जितने भी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग लैंग्वेज में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन के साथ आपको इस पीडीएफ के अंदर मिलने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आंसर्स है वो हमने काफ़ी ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में लिखा है। अगर आप 1 से 2 बार भी पढ़ते हो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने इस नोट्स को पढ़ के अपना एग्ज़ाम दिया तो आप डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोज़ को बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसे कि आपको पता ही है, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप इसमें कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इंप्रूव कर सकते हैं। तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो यहाँ पर होते हैं नोट्स खत्म।